नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और शाही महल का षड्यंत्र। तो चलिए इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। एक दिन बांड भैया शहर की तमाम लाइब्रेरी छान मारी, लेकिन तुम्हारी मनचाही किताब नहीं मिली। अब तो घर चलो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है प्यारे मोटू, लेकिन पास ही एक और लाइब्रेरी है। बस एक बार वहां भी देख लें, फिर सीधे घर चलेंगे। उफ, पता नहीं आज बाण भैया को क्या सनक सवार हो गई है। सारा दिन हो गया कभी इस लाइब्रेरी कभी उस लाइब्रेरी का चक्कर लगाते। मेरी तो तोंद पिचकी जा रही है भूख के मारे। शीघ्र ही बस प्यारे मोटू, अब अगर यहाँ भी मेरी इच्छित किताब नहीं मिली तो सीधे घर चलेंगे। मेरी बला से। फिर थोड़ी तलाश के बाद आखिर कुर्कबांड की मेहनत सफल हुई। आह, मिल गई मोटू, ये देख मेरी मनचाही किताब मिल गई। अपराध, अपराधी और कानून, यानी दुनिया भर के धुरंधर जासूसों के अनुभवों का निचोड़। शुक्र है भगवान का। अब जल्दी घर चलो, मेरे पेट में उछल कूद मचा रहे चूहों को भी बड़े जोरों की भूख लगी है। ठीक है चलो। फिर जब कुर्कबांड और मोटू घर पहुंचे, बड़ी जल्दी आ गए जासूस की तुम। अभी तो रात्रि के सिर्फ 10:30 बजे हैं। अभी भी क्या जरूरत थी घर आने की। वो बापू, मैं ये अब बाहर खड़ा बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है। अंदर तो आ और सुन, यदि आइंदा कभी इतनी रात गए घर आया तो तेरे लिए घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, समझा। लगता है आज फूफा जी का मूड बुरी तरह खराब है। क्यों जी, इस बेचारे के पीछे क्यों आप हर समय हाथ पैर धोकर पड़े रहते हैं। कम से कम ये तो सोचते, बच्चा सारे दिन का थका हारा घर आया है, इसे भूख प्यास लगी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा यह सपूत सारा दिन बहुत बड़ी कमाई करने जो गया था। जाओ जाकर इसे देसी घी के पराठे खिलाओ। काश आज भगवान फूफा जी की सुन ले और बुआ सचमुच हमें देसी घी के पराठे खिला दे। हाँ, आज मैं अपने बच्चे को देसी घी के पराठे ही नहीं, देसी घी का हलवा भी खिलाऊंगी। जाओ बच्चों, जाकर जल्दी से मुंह हाथ धो लो। तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना तैयार करती हूँ। हिप हिप हुर्रे। पता नहीं कैसे सड़े दिमाग वाली औरत से पाला पड़ा है, जो कहो उसका उल्टा ही करती है। फिर भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर कुर्कबांड पलंग पर लेटकर लाइब्रेरी से लाई किताब पढ़ने लगा। उफ, ये मोटू भी एक मुसीबत है, एक भी शब्द पढ़ नहीं पा रहा हूँ। खैर मैं भी कुछ देर सो लूँ, फिर जैसे ही नींद खुलेगी ऑफिस चला जाऊंगा और वहीं जाकर ये किताब पढ़ूंगा। शीघ्र ही कुर्कबांड के भी खर्राटे गूंजने लगे। लेकिन अभी कुर्कबांड को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक जाने कैसे उसके नींद खुली और वो उठकर बैठ गया। ओह, पता नहीं आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। खैर अच्छा ही है, अब मैं सोऊंगा नहीं, सीधा ऑफिस जाकर वही ये किताब पढ़ूंगा। और कुछ देर बाद कुर्कबांड अपने शानदार ऑफिस में अपराध, अपराधी और कानून नाम की किताब पढ़ रहा था। काफी देर बाद, अरे सवेरा हो गया, मैं जल्दी से फ्रेश हो लूं, फिर बाकी बची किताब भी समाप्त कर डालूंगा। ये सोचकर अभी कुर्कबांड कुर्सी से उठा ही था कि तभी अलख निरंजन, बच्चा साधु को भोजन की इच्छा है। उफ, पता नहीं इस देश का क्या होगा। ऑफिस को भी घर समझकर भिखारी दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। अलख निरंजन बच्चा, बाबा माफ करो, ये रात दिन चलने वाला कोई 5 स्टार होटल नहीं है। जासूस द ग्रेट कुर्कबांड का ऑफिस है, यहाँ खाना वाना नहीं मिलता। बच्चा, खाना नहीं है तो क्या हुआ, 5 स्टार होटल में एक समय के खाने के बिल के बराबर पैसे ही दे दो, ईश्वर तुम्हारा फिर भी भला करेगा। आए, अबे ठहर ढोंगी, मैं तुझे अभी बिल के बराबर पैसे देता हूँ। फटाक। अरे पाखंडी साधु, तू सुबह सुबह क्यों अपनी मनहूस। शांत बच्चा शांत। पाखंडी कहकर एक सच्चे साधु का अपमान करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो तुम पाखंडी और कलयुगी साधु नहीं बल्कि एक सच्चे साधु हो। क्या इस बात का कोई प्रमाण वगैरह है तुम्हारे पास? कोई चमत्कार वगैरह दिखा सकते हो मुझे? बच्चा, चमत्कार या प्रमाण तो मेरे पास नहीं है।
हाँ, मैं इस समय तुम्हें तुम्हारे भूत और भविष्य के बारे में बातें अवश्य बता सकता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं एक सच्चा साधु हूँ। वाह महाराज, मान गए कि तुम सचमुच एक पाखंडी साधु हो। अरे, मेरे भूत के विषय में तो अखबारों में इतना कुछ छप चुका है कि फिर तुम्हें मेरी सच्चाई पर कैसे विश्वास होगा बच्चा? महाराज, आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में कुछ ऐसा बताएं ताकि मुझे आपकी बातों पर विश्वास करना ही पड़े। कुर्बान की इच्छा सुनकर साधु एक क्षण के लिए किसी सोच में डूबा रहा, फिर बोला, बच्चा, तेरा पूर्व जन्म बताने का अपने पास वक्त नहीं है। मुझे अभी एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। अतः ये लो फल, इसको खाते ही तुम्हें अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा। फल देकर साधु एक और बढ़ गया। वाह महाराज जी, तो एक सेव में ही पीछा छुड़ाकर चल दिए। खैर, मुफ्त का माल है, स्नान वगैरह करके इसे प्रसाद समझकर ही खा लूंगा। फिर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर, वाह महाराज जी, ईश्वर आपका भला करे, आपने सुबह सुबह एक भूखे को सेव खिलाकर उसकी आत्मा को शांति पहुंचाई है। परंतु अभी उसने आधा ही सेव खाया होगा कि उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हल्का फुल्का होकर आकाश में उड़ने लगा हो। अरे, ये क्या हो रहा है? फिर शीघ्र ही उसे लगा कि उसका शरीर किसी गहरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा हो। बचाओ! तभी एकाएक उसके मानस पटल पर साधु बाबा का अक्स उभरा। बच्चा, अब तुम अपना वर्तमान भूलकर पूर्व जन्म में जाओ। इसी के साथ कुर्कवान का मस्तिष्क शून्य होता चला गया और उसके निष्क्रिय मस्तिष्क और खुली आंखों में टीकमगढ़ के राजा सोहन सिंह के राज दरबार का एक दृश्य उभरा। क्षमा करें महाराज, हमने बहुत कोशिश की, किंतु हम महारानी के चोरी गए हार का पता नहीं लगा सके। किंतु महामंत्री धमाका सिंह, हमें वो हार हर कीमत पर चाहिए, चाहे जैसे भी हो। महाराज, मेरे विचार से आप राज जासूस कुर्कबान को महारानी के हार का पता लगाने का कार्य सौंप दे। महारानी जी का हार वो चुटकी बजाते ही ढूंढ निकालेगा। तुम शायद ठीक कहते हो सेनापति पटाका सिंह। महामंत्री जी, फौरन कुर्कबान को दरबार में हाजिर होने की खबर दीजिए। किंतु महाराज, वो मूर्ख भला किस काम का? खामोश! महामंत्री जी, आपको राज जासूस को मूर्ख नहीं कहना चाहिए, आइंदा से ध्यान रहे। क्षमा चाहता हूं महाराज। महाराज का बच्चा मेरा साला होकर भी अपनी बहन की तरह हर समय मुझे नीचे दिखाने के प्रयास में रहता है। फिर थोड़ी ही देर बाद, महाराज की जय हो, सेवक हाजिर है। राज जासूस, आज सुबह महारानी के कमरे से हीरो का एक हार गायब हो गया है, जिसे ढूंढने एवं चोर को पकड़कर दरबार में पेश करने की जिम्मेदारी हम तुमको सौंपते हैं। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, मैं चोरी गए हार की खोज करने से पहले एक नज़र घटनास्थल यानी महारानी के कमरे को एक नज़र देखना चाहता हूँ। हाँ, चलो, क्यों नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर महारानी के कमरे में पहुंचकर कुर्कबान आतसी शीशा लेकर कमरे में एक एक वस्तु की बड़ी ही बारीकी से जांच करने लगा। जांच करते करते वो खिड़की के पास पहुंचा। इस खिड़की के रास्ते से कम तो कोई इंसान ना तो कमरे में आ सकता है और ना ही यहाँ से कोई नीचे उतर सकता है। फिर तभी उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े एक सेव पर पड़ी। उसने पलंग के नीचे से वो सेव उठाया और उसे गौर से देखा। अरे, ये दांत के निशान, ये तो किसी इंसान के नहीं लगते। महाराज, क्या आप कुछ देर के लिए महारानी जी को यहाँ बुला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। राजा ने अपनी रानी को वहां बुला लिया। महारानी जी, क्या आप इस फल को इस ढंग से खाकर पलंग के नीचे छोड़ गई थी? नहीं जासूस बेटे, मैं भला फल को ऐसे किसी बच्चे या जानवर की तरह क्यों बर्बाद करने लगी? हाँ, सुबह जब मैं उठी थी तो ये सारे फल जमीन पर बिखरे पड़े थे और यहाँ मेज पर रखा मेरा हार गायब था। महारानी विजया लक्ष्मी की बात सुनकर कुर्कबान किसी गहरी सोच में डूब गया। जासूस बेटे, मुझे वो हार हर कीमत पर चाहिए, क्योंकि उस हार को मैंने अपने होने वाली बहू के लिए बनवाया था। धीरज रखो प्रिय, राज जासूस अपनी पूरी कोशिश करेगा। जी हाँ महारानी जी, आप निश्चिंत रहें, हार आपको अवश्य मिलेगा।
बड़ा आया भूतनाथ की छठी औलाद। कुर्बान एक बार फिर खिड़की के पास पहुंचा और बड़े ही बारीकी से कुछ खोजने या जांचने लगा। अचानक कुछ सोचकर उसके होंठ मुस्कुरा उठे। फिर क्या बात है राज जासूस, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? मैं जानता था कि अपनी जासूसी की सनक में ये मूर्ख किसी दिन पागल हो जाएगा। लगता है कुर्कबान को उस हार का कोई सुराग मिल गया है। महाराज बस आप ये समझिए कि वो चोरी गया हार आपको मिल गया और साथ ही चोर भी पकड़ा गया। सच बेटे, कहाँ है वो चोर? हमें जल्दी बताओ, हम उसे कड़ा दंड देंगे। अवश्य महाराज। महामंत्री जी, आप कुछ सैनिकों को साथ लेकर महल के पीछे बाग में या महल के ऊपर कहीं घूम रहे किसी शरारती बंदरिया को तलाश करें। क्या मैं बंदरिया तलाश करूं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया नालायक? महामंत्री जी, आप देर ना करें, जाइए और तुरंत उसे पकड़कर हमारे सामने पेश कीजिए। राज जासूस, तुम एकाएक हार के बजाय बंदरिया की तलाश में क्यों परेशान होने लगे? इसलिए महाराज कि महारानी के कमरे से हीरो का हार कोई चोर नहीं बल्कि वही शरारती बंदरिया उठा ले गई है जो इन दिनों राजमहल के आसपास मंडराती देखी जाती रही है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि हार वही बंदरिया ले गई है? महाराज, ये तो निश्चित है कि मुख्य द्वार पर बाहर खड़े पहरेदारों के नजरों में आए बिना कोई चोर महारानी के कमरों तक नहीं पहुंच सकता और इस खिड़की के रास्ते किसी भी इंसान का कमरे में आना असंभव है। हाँ, इस खिड़की के रास्ते वो उदंड बंदरिया जरूर कमरे में आई थी। उसने ही वो सेव खाया और बाकी के फल कमरे में बिखराकर तथा हार लेकर चली गई। ओह, तब राजा के आदेश पर सेनापति एवं महामंत्री सैनिकों के साथ महल की छत एवं नीचे बाग में बंदरिया और हार की तलाश में जुट गए। फिर थोड़ी ही देर बाद, महाराज ये रहा हार। ये हमें महल के पीछे बाग में एक पेड़ के डाल पर मिला। उसी पेड़ पर वो बंदरिया भी बैठी थी। ओह वाह राज जासूस, हम तुम्हें मान गए। वास्तव में तुम्हारा अंदाज बिल्कुल सही निकला। धन्यवाद महाराज। अब मुझे इजाजत दें, ताकि अभी कुर्कबान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि महाराज की जय हो। महाराज के लिए यह पत्र आया है, लाओ देखें। पत्र पढ़ते ही राजा की बाछें खिल उठी। अरे वाह, कल राजकुमार विदेश से वापस लौटकर आ रहा है। सच स्वामी, कल अपना मोहन वापस आ रहा है। हाँ प्रिय, सच। महामंत्री जी, कल राजकुमार मोहन सिंह पूरे 5 वर्षों बाद स्वदेश वापस लौट रहे हैं। अतः कल उनके आने पर उनका स्वागत जोर शोर से होना चाहिए। जी महाराज की आज्ञा का पालन होगा। वाह, तो कल अपना यार मोटू आ रहा है। अब तो मजा आ जाएगा, उसके साथ समय अच्छा कटेगा। उसी रात नगर के बाहर बिराने में लुम्बा हमें सूचना मिली है कि कल राजकुमार स्वदेश वापस लौट रहा है। अतः यही मौका है कि हम अपनी वो बाजी खेले जिसके जीतने पर तुम अपने सूला कबीले के सरदार होंगे और हम टीकमगढ़ के राजा होंगे। हुजूर, आप हुक्म करें कि मुझे करना क्या होगा। तो सुनो, तुम्हें कल राजकुमार को बंदरगाह और महल के बीच के रास्ते में ही खत्म करा देना है, और वो भी अपने सरदार सुम्बा के विशेष तीर से, जिससे राजकुमार की हत्या का सारा संदेश तुम्हारे सरदार पर आ जाए। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया हुजूर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। दूसरे दिन बंदरगाह से लेकर राजमहल तक नगर निवासी एक कतार में राजकुमार के स्वागत के लिए खड़े थे। राजकुमार की सवारी अभी आती ही होगी। हाँ, आज 5 वर्ष बाद अपने राजकुमार स्वदेश वापस लौट रहे हैं। राजकुमार की आयु लंबी हो। कुछ देर बाद राजकुमार की सवारी निकली। जहां से होकर राजकुमार की सवारी गुजरती, नगर निवासी उस पर फूलों की वर्षा करते। राजकुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, महाराज की जय हो। राजकुमार की सवारी के साथ साथ चलता कुर्कबान पूरी तरह चौकन्ना था और किसी भी अनजान खतरे से निपटने के लिए तैयार था। और इधर सिपाही, वो देखो, राजकुमार की सवारी आ रही है। जैसे ही वो इस घाटी के नीचे से होकर गुजरे, तुम निशाना लेकर तीर चला देना, पर ध्यान रहे निशाना चूकना नहीं चाहिए। आप निश्चिंत रहें, मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता।
फिर जैसे ही राजकुमार की सवारी घाटी के नीचे से होकर गुजरी, साएं इधर चौकन्ने कुर्कबान की नजरों से राजकुमार की तरफ बढ़ता वो तीर छुपा ना रह सका। खतरा। उसने एक पल के सौवें हिस्से से भी पूर्व एक सैनिक की ढाल लेकर एक रोमांचकारी उछाल भरी और अगले ही पल टन। अरे सैनिकों, ये आक्रमण राजकुमार पर उस घाटी से हुआ है। फौरन ऊपर पहुंचो और देखो आक्रमणकारी कौन है। लेकिन सैनिक घाटी की तरफ लपके। आखिर आक्रमणकारी कौन हो सकता है? बाण भैया, क्या सच ही ये आक्रमण मुझ पर हुआ था? हाँ राजकुमार, किंतु अब आप अपने आप को संभालिए। लेकिन बाण भैया, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बचा लो। राजकुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। मोटू के बच्चे, मैं कहता हूँ अपने आप को संभाल। प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए कि इस आक्रमण से तुम भयभीत हो गए हो। उसके बाद राजमहल तक पहुंचने में रास्ते में कोई अन्य रुकावट नहीं आई। राजमहल पहुंचने पर राजकुमार का भव्य स्वागत हुआ। महाराज की जय हो। माँ, मेरे बेटे राजकुमार जिंदाबाद। उसी दिन शाम को आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने राजकुमार पर आक्रमण किया? महाराज, यही तो हमें पता नहीं लग सका, किंतु राज जासूस, ये किंतु विंतु क्या लगा रखी है? तुम्हें जो कहना है वो साफ साफ शब्दों में एवं निसंकोच कहो। महाराज, राजकुमार पर जिस तीर द्वारा आक्रमण हुआ था वो सूला कबीले का शाही तीर था, जिसे सिर्फ कबीले का सरदार ही प्रयोग करता है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या तुम नहीं जानते सूला कबीले का सरदार हमारा परम मित्र है? फिर भला वो राजकुमार की हत्या क्यों करने लगा? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन महाराज, ये तीर मुझे परेशान कर रहा है। आखिर महाराज, मेरे ख्याल से क्यों ना इस तीर के विषय में कबीले के सरदार से ही कुछ पूछताछ की जाए। ठीक है, कल हम स्वयं तुम्हारे साथ सूला कबीले में जाएंगे। इसी के साथ गुप्त बैठक समाप्त हुई। उधर उसी रात, लुम्बा, तुमने हमारी बाजी की पहली ही चाल बेकार कर दी। क्षमा चाहता हूँ हुजूर। अगर बीच में वो जासूस का बच्चा ना आ जाता तो राजकुमार की मौत निश्चित थी। नकाबपोश कुछ पलों तक तो चिंतित सा गुफा में टहलता रहा, फिर बोला, सुनो लुम्बा, कल स्वयं राजा सोहन सिंह तुम्हारे कबीले के सरदार से मिलने आ रहा है। उसके पहुंचने से पहले मेरे कुछ आदमी राज सैनिक के भेष में लोगों पर आक्रमण करेंगे। तुम्हें उन्हें रोकना नहीं है। ओह ठीक है। और दूसरे दिन सूला कबीले पर अचानक राज सैनिकों के भेष में नकाबपोश के आदमियों ने आक्रमण कर दिया। आई बचाओ। कल तुम्हारे सरदार ने राजकुमार को मरवाने की चेष्टा की थी। ये सब राजा सोहन सिंह की तरफ से उसी का प्रतिशोध है। हाय उफ। फिर उन्हीं सैनिकों के भेष में नकाबपोश के आदमियों ने कबीले की कुछ औरतों को उठाया और जिधर से आए थे उधर चल पड़े। माँ, ये सब राजा सोहन सिंह की आज्ञा से हो रहा है। हाय, मेरी बेटी को बचाओ। और जब ये बात कबीले के सरदार को पता लगी तो वो चीख पड़ा, राजा सोहन सिंह, अगर ये कुकर्म तुम्हारे ही आदेश पर हुआ है तो कसम है हमें कबीले के देवता की, हम राजमहल की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम भूल जाएंगे कि तुम कभी हमारे परम मित्र थे। लुम्बा, हम अभी राजमहल जाएंगे, हमारे चलने की तैयारी की जाए। जो हुक्म सरदार। हम लोग भी आपके साथ चलेंगे सरदार। हाँ, जो भी हमारे साथ चलना चाहे चल सकता है। फिर सरदार के साथ कबीले के बहुत से लड़ाके युवक भी राजमहल की ओर चल पड़े। इधर राजा सोहन सिंह भी कबीले की ओर चल पड़ा। मुझे विश्वास तो नहीं होता कि राजकुमार की हत्या के प्रयास में सरदार लुम्बा का कोई हाथ होगा, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो हम भूल जाएंगे कि वो कभी हमारा मित्र था। फिर जब रास्ते में ही सूला कबीले के सरदार और राजा का आमना सामना हुआ। स्वागतम मित्र। सूला कबीले का सरदार अपने घर आ रहे मेहमान का स्वागत करता है। लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे सरदार सुम्बा? अपने मित्र यानी कि सिर्फ तुम्हारे ही पास आ रहा था, ये पूछने के लिए क्या निर्दोष कबीले वालों पर जुल्म तुम्हारे ही आदेश पर हुआ था? यदि हाँ तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि तुमने ये जुल्म मेरे कबीले वालों पर क्यों उठाया।
आखिर मेरे कबीले वालों की निर्दोष बहु बेटियों ने तुम्हारा और तुम्हारे सैनिकों का क्या बिगाड़ा था? मेरे आदेश पर कबीले वालों पर जुल्म? क्या बकते हो सरदार खुम्बा? तुम शायद झूठी कहानी गढ़कर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हो। निर्दोष? मैं भला किसका दोषी हूं? क्या किया है मैंने? तुम दोषी हो। इस तीर को पहचानते हो? इस तीर से कल राजकुमार की हत्या का प्रयास किया गया था। हैं? हमारा विशेष तीर ये राजा के पास कैसे पहुंचा? किस सोच में डूब गए सरदार? ये सच है राजा सोहन सिंह कि यह मेरा विशेष तीर है। इसे मेरे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। किंतु यह भी सच है कि मैंने राजकुमार पर कोई आक्रमण ना तो स्वयं किया है ना ही किसी से करवाया है। मैं तो राजकुमार को खुद पुत्रवत स्नेह करता हूँ। लेकिन राजा सोहन सिंह, तुमने बिना सच झूठ जाने मेरे कबीले पर जो अत्याचार करवाया है उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। कबीले के नियमानुसार तुम्हें तुम्हारे कुकर्म की सजा मौत ही मिलेगी। खामोश दुष्ट, अपने दोष को छुपाने के लिए मुझे दोष दे रहा है। हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। उफ, यहां तो स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। राजा सोहन सिंह, ये तो अभी पता लग जाएगा कि कौन किसका सिर कलम करेगा। साथियों, टूट पड़ो इन पर, कोई भी इनमें से बचकर ना जाने पाए। अपने सरदार के आदेश पर कबीले वाले भयानक अंदाज में राजा और उसके सैनिकों की तरफ लपके। फिर राजा के आदेश पर सैनिक भी मैदान में उतर आए। सैनिकों, समाप्त कर दो इन दुष्टों को। लेकिन तभी ठहरो। सरदार सुंबा और महाराज से मेरा निवेदन है कि आप लोग जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। मुझे लगता है कि हमें आपस में लड़वाने के लिए किसी अनजाने दुश्मन द्वारा रचा गया ये एक भयानक षड्यंत्र है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? हमें आपस में लड़वाकर कोई अपना कौन सा मकसद हल कर सकता है? महाराज, ये तो मुझे भी अभी भी नहीं मालूम, लेकिन इतना अवश्य है कि जिस तरह आपके नाम पर कबीले वालों पर अत्याचार हुआ है, ठीक उसी तरह किसी दुश्मन ने कबीले के सरदार का विशेष तीर राजकुमार पर प्रयोग कर आप दोनों को लड़वाने का यत्न किया है। लेकिन कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? और उसने राजकुमार की जान लेने की कोशिश क्यों की? आप लोगों का दुश्मन कौन है और उसका मकसद क्या है, ये मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा। ये जासूस का बच्चा तो बड़ा ही काइया है। सारा बना बनाया खेल इसने बिगाड़ दिया। ईश्वर करे हमारा दोषी कोई और ही हो, वरना सोहन सिंह, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह के कई प्रश्न अपने मन में लिए राजा राजमहल की ओर और सरदार कबीले की ओर वापस चल दिए। उसी रात गुफा में लुम्बा, बेशक उस जासूस छोकरे ने हमारी योजना को आंशिक रूप से असफल कर दिया है, लेकिन किंतु फिर भी हम उन दोनों दोस्तों के दिलों में संदेह का बीज बोने में सफल हो चुके हैं। और उसी संदेह का बीज आज की रात पेड़ बनकर तब तैयार होगा जब तुम इस खंजर से अपने कबीले के सरदार का कत्ल कर दोगे और राजकुमार मोहन की इस विशेष थैलियों की माला को। फिर नकाबपोश लुम्बा और उसके साथियों को अपनी योजना समझाने लगा। नकाबपोश की पूरी योजना सुनकर कबीले के मंत्री लुम्बा की आंखें भयानक रूप से चमकने लगी। वाह हुजूर, क्या शानदार योजना है आपकी। अब कल से ही सूला कबीले का सरदार मैं होऊंगा और फिर जल्द ही टीकमगढ़ के राजा आप होंगे। तो ठीक है, अब तुम इसी समय यहाँ से जाकर मेरी योजना को कार्य रूप दे डालो। फिर वापस कबीले पहुंचकर लुम्बा ने मौका पाते ही खंजर से सरदार की हत्या कर दी। खच आ! और साथ ही राजकुमार मोहन की विशेष मोतियों की माला को फर्श पर फेंक दिया। ये रही राजकुमार तुम्हारी माला। उसके बाद क्या हुआ? खून, खून, किसका खून? भीतर चलकर देखो। ओह, ये सब कैसे हुआ लुम्बा? किसने की सरदार की हत्या? हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये तो मुझे नहीं मालूम पुजारी जी, लेकिन सरदार की हत्या टीकमगढ़ के शाही खंजर से हुई है। और देखो, लाश के पास राजकुमार की शाही माला भी पड़ी है। जरूर ये राजा सोहन सिंह के इशारे पर हुआ है। हम टीकमगढ़ के राजमहल की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम उसके पूरे खानदान का नाश कर देंगे। हम राजा के बच्चे का खून पी जाएंगे। हम महल में आग लगा देंगे।
साथियों, हम बेशक ऐसा ही करेंगे, लेकिन कल सरदार का अंतिम संस्कार करने के बाद। दूसरे दिन सरदार लुम्बा का अंतिम संस्कार करने के बाद सुला कबीले के अधिकांश युवक लुम्बा के नेतृत्व में राजमहल की ओर बढ़ चले। राजा सोहन सिंह मुर्दाबाद, हमारे सरदार के हत्यारे राजकुमार को फांसी दो। जब कबीले वाले राजमहल पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। खबरदार, कोई अंदर नहीं आएगा। राजा सोहन सिंह मुर्दाबाद। उत्तेजित कबीले वालों ने रोकने वाले पहरेदारों को मार डाला। उफ आई। ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? वो रहा सरदार के खूनी कबाब, मारो, आग लगा दो महल को। तभी वहां सेना पहुंच गई। सैनिकों, विद्रोहियों को कुचल डालो। सैनिकों और सुला कबीले के लोगों में भयंकर जंग छिड़ गई। हिच आई। शीघ्र ही टीकमगढ़ की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर कबीले वाले ज्यादा देर तक ठहर ना सके। कुछ मारे गए और बाकी जान बचाकर भागे। भागो। मेरी योजना लगभग कामयाब हो चुकी है, अतः अब भाग निकलने में ही भलाई है। उनके भागते ही राजा ने मंत्रीगण एवं उच्च अधिकारियों की एक गुप्त बैठक बनाई। महामंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? पहले राजकुमार पर कातिलाना हमला, फिर हमारे नाम पर कबीले वालों पर जुल्म, और अब मेरे मित्र की हत्या, और उसका इल्जाम भी हम पर लगाया जा रहा है। महाराज, मुझे तो लगता है कबीले के लोग पागल हो गए हैं जो इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। कबीले वाले पागल हो गए हैं या आप? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। जी महाराज, मैं कैसे बकरी की तरह मिमिया रहे हैं बापू। राज जासूस, तुम कह रहे थे ये सब हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र है, क्या बता सकते हो कि यह कैसा षड्यंत्र है? महाराज, मैं अभी तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि ठीक 2 दिन के अंदर अंदर मैं षड्यंत्रकारी एवं उसके उद्देश्य दोनों का पता लगाकर सारी जानकारी आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, हम तुम्हें 2 दिनों की मोहलत देते हैं। इसी के साथ वो गुप्त बैठक समाप्त हो गई। उसी दिन अंधेरा होने से कुछ पहले ही कुर्कबान सुला कबीले से कुछ दूर पर एक पेड़ पर बैठा सोच रहा था, कहीं कबीले के सरदार की हत्या लुम्बा ने तो नहीं करवाई, कहीं सरदार को मारकर या मरवाकर वही तो सरदार की गद्दी हथियाने की तो नहीं सोच रहा। ये सब षड्यंत्र उसने कहीं इसलिए तो नहीं रचा कि सरदार की हत्या का संदेह कबीले वाले उस पर ना करें। खैर, जो भी हो, मैं 1-2 दिन लुम्बा पर भी नजर रखूंगा, क्योंकि सरदार की मौत का सबसे ज्यादा फायदा उसी को हो सकता है। फिर अंधेरा होते ही कुर्कबान जैसे ही पेड़ से नीचे उतरा, उसे बस्ती की तरफ से आते 3-4 घुड़सवारों की आहटें मिली, अतः वो जल्दी उस पेड़ की ओट में हो गया। टप टप टप। शीघ्र ही उसे तारों के मध्यम प्रकाश में कबीले के 3 युवकों के साथ लुम्बा दिखाई दिया। अरे लुम्बा, ये इस समय कहाँ जा रहा होगा? मुझे इसका पीछा करना होगा, लेकिन कैसे? ये तो घोड़े पर सवार है और मैं पैदल। कोई और चारा ना देख कुर्कबान उसके पीछे पैदल ही दौड़ पड़ा। आज मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा लुम्बा। थोड़ी ही देर बाद, मुबारक हो लुम्बा, अब तो तुम अपने कबीले के सरदार होने वाले हो। आपको भी मुबारक हो हुजूर, आखिर आपके प्रयत्नों से ही मैं सरदार बनने वाला हूँ। सरदार लुम्बा, मुझे मुबारकबाद उस दिन देना जब मैं टीकमगढ़ का महाराज बन जाऊंगा। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है हुजूर, जब आप टीकमगढ़ के राजगद्दी पर बैठेंगे। आखिर ये नकाबपोश कौन हो सकता है जो टीकमगढ़ की राजगद्दी पर बैठने के सपने देख रहा है, और इसकी मूल योजना क्या है? लेकिन इससे पहले कि कुर्कबान उसकी मुख्य योजना सुन एवं समझ पाता, खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना, वरना शरीर गोंद कर रख दिया जाएगा। अरे तुम लोग कहां से आ टपके यमदूतों? हम कहां से आ टपके ये भी बता दिया जाएगा। पहले तुम चुपचाप हमारे साथ अंदर चलो। चलो यमदूतों, जहां तक हवा चलेगी मैं भी चलूंगा। फिर जैसे ही कबीले वाले कुर्कबान को लेकर गुफा में पहुंचे, नकाबपोश उसे देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। तो तुम? हाँ प्यारे काली घाटा, हैं? राज जासूस, साथियों इसे फौरन खत्म कर दो। ठहरो, कोई इसे नहीं मारेगा, लेकिन हुजूर आप इसे जानते नहीं, यह आगे चलकर आपके लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हम सब जानते हैं सरदार लुम्बा,
और हम इसके बारे में जल्द ही कोई कठोर फैसला भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इसके हाथ पांव बांध दो। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ये यही हमारा कैदी बनकर रहेगा। कबीले के लोगों ने आनन फानन में कुर्क बांध के हाथ पांव बांध दिए। अब हमें अपनी योजना को थोड़ा सा बदलना होगा, यानी अब हम राजकुमार की जगह पहले राजा सोहन सिंह का कत्ल करेंगे, वो भी जल्द से जल्द। नकाबपोश, मैं तुम्हारे गंदे इरादे को अपने जीते जी कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मुझे अब राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, डाल दो इसे किसी कोठरी में। गुफा की ही एक कोठरी में विवश कुर्कबान को बंद कर दिया गया। क्या सचमुच ही नकाबपोश अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा और मैं विवश से यहीं पड़ा रहूंगा? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं महाराज की हत्या होने से पहले ही उस नकाबपोश को बेनकाब कर दूंगा। अगले ही पल कुर्कबान अपने अपने आप को उन बंधनों से मुक्त कराने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। अपने इस प्रयास में उसे सफलता मिलते मिलते सुबह हो गई। आजाद तो हो गया, अब किसी तरह यहाँ से निकल भागना है। अगले ही पल भड़ाक, अरे वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। लेकिन कुर्कबान ने उन्हें कुछ करने का अवसर नहीं दिया। धड़ाक, हिच, हाय, ढिसुम, उफ। जल्द ही उन दोनों को बेहोश कर कुर्कबान गुफा से बाहर निकलकर महल की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन कुर्कबान जब महल में पहुंचा, बू, हाय मेरे स्वामी, बू। बांड भैया, देखो उन दुष्ट कबीले वालों ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी। महाराज की हत्या कबीले वालों ने नहीं की है। ये महाराज की हत्या कबीले वालों ने ही की है, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि पिताजी की हत्या करके भागते कबीले के एक युवक को फूफा जी ने स्वयं मार गिराया है। सुबुक सुबुक। मोटू की बात सुनते ही कुर्कबान बुरी तरह चौंक उठा और किसी सोच में डूब गया। अगले ही पल किसी विचार के दिमाग में आते ही कुर्कबान की आंखें भयानक अंदाज में चमकने लगी। मैं तुम्हें पहचान गया हूं नकाबपोश, षड्यंत्रकारी। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और उसी रात, बापू आज तो तुम बहुत प्रसन्न होगे। आज तो तुम्हारे रास्ते का कांटा भी दूर हो गया। कांटा? कौन सा कांटा? मैं समझा नहीं बेटे। इतने भोले मत बनो बापू। मैं तुम्हें उसी समय पहचान गया था जब तुम नकाबपोश के रूप में मुझे देखकर चौंके थे। तो तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम जिस राजगद्दी के लालच में तुमने महाराज की हत्या की है, मैं उस पर तुम्हें हरगिज नहीं बैठने दूंगा। क्या मेरे भाई राजा सोहन सिंह की हत्या इन्होंने की है? हाँ माँ, यही है वो कमीना राजद्रोही जिसने गद्दी के लालच में ऐसा घिनौना पाप किया है। बेटे बान, जरा धीमे बोल। ये सब मैंने तेरे लिए ही तो किया है। मेरे बाद खामोश नीच धमाका सिंह, मत कह। खामोश नीच धमाका सिंह, मत कह अपनी गंदी जुबान से मुझे अपना बेटा। तुम मेरा बाप हरगिज नहीं हो सकता। ये सपने में सुबह सुबह तू क्या अनाप शनाप बक रहा है? जल्दी से उठ और नहा धोकर तैयार हो जा। आज तुझे मेरे साथ ऑफिस चलना है। राजद्रोही धमाका सिंह, मैं स्वयं अपने हाथों से तेरी हत्या करके तेरी लाश को कुत्ते से नुचवाऊंगा। क्या कहा? मेरी हत्या करके मेरी लाश को कुत्ते से नुचवाएगा? हाँ धमाका सिंह, मैं तेरी लाश को कुत्ते से ही नहीं बल्कि चील कौवे से भी नुचवाऊंगा। अच्छा, तेरी ये हिम्मत? क्रोध से उफनते धमाका सिंह ने हाथ में थमा बेंत पागलों की तरह उस पर बरसाने शुरू कर दिया। ले नालायक, नुचवा मेरी लाश को चील कौवे और कुत्तों से। नालायक, अभी तक तो सिर्फ सपने में मुझे धमकी देता था। अभी तक तो सिर्फ सपने में ही मुझे धमकी देता रहता था, अब मुझे मारने भी लगा। तड़ाक, हाय मेरी माँ। तभी कुर्कबान की माँ वहां आ पहुंची। हाय माँ, मैं मरा। तड़ाक। अजी, अब बस भी कीजिए। क्या इस बेचारे को अब जान से ही मार डालेंगे? हाँ, अगर इसका यही हाल रहा तो मैं किसी दिन मैं सचमुच ही इसे मार डालूंगा। बड़े आए मेरे बेटे को मारने वाले, बेचारे बांड भैया। धमाका सिंह कुछ पलों तक तो खाए जाने वाली नजरों से कुर्कबान को घूरता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। सत्यानाश हो इन बुरे सपनों का। हे ईश्वर, आखिर कब मुझे इन सपनों से छुटकारा मिलेगा? इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।
तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।